नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। बल का हम लोग आज पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लें कि पार्ट 1 में आपको क्या बताए हैं। बल एवं बल की परिभाषा बताए हैं, बलों के प्रकार बताए हैं, यानी बल कितने प्रकार का होता है, जिसे आपका टेंसाइल फोर्स था, कंप्रेसिव फोर्स था, शियर फोर्स था। इसके बाद बलों का प्रदर्शन बताए हैं और समांतर बल क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है और क्या होता है। जब किसी बिंदु पर, बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, जब किसी बिंदु पर दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों, कि वह एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं हों। तो उनका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है। चलिए देखिए, ये परिभाषा है हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का क्या परिभाषा है कि जब किसी बिंदु पर दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि वह एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हों, तो उनका परिणामी बल समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है। चलिए इसको समझते हैं काफी अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ओ ए बी सी। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसके दो आसन्न भुजाएं पर देखिए, कब मान लीजिए कि एक बल हमारा P लग रहा है, एक बल Q लग रहा है। परिभाषा क्या कर रही है कि जो दो समानांतर भुजाएं हैं उन पे दो बल, दो आसन्न भुजाएं हैं, तो उन पे दो बल यदि लग रहे हैं कोई भी, तो जो उनका परिणामी बल होगा उनके विकर्ण के बराबर होता है। यानी कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण है OB, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा इसी R के बराबर होगा। और मान लीजिए कि इसका कोण हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा है।
ये टोटल कोण इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है, थीटा, और ये जो हमारा एंगल है ये अल्फा है। तो चलिए इसको हम लोग डेरिवेट करके देखेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है कि उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है। आप लोग क्या कर लीजिए कि देखिए इस रेखा को ऐसे ऐसे बढ़ा लीजिए, इसको जो फार्मूला डेरिवेट करने का है इसको क्या कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा डी हो गया। तो देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्यू फोर्स लग रहा है तो ये भी क्यू हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा। इसके बाद ये जब थीटा बल लग रहा है तो देखिए ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा थीटा एंगल है इसी के पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेंगे साइन रूल की सहायता से। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा क्यू साइन थीटा। देखिए बहुत सिंपल है। इसको कैसे ये चीज़ें दोनों आई है, क्योंकि जैसे देखिए थीटा हमारा है और ये क्यू है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, यानी ए डी अपान क्यू। ए डी बराबर क्या कर देंगे, क्यू कास थीटा हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम लोग लगा देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो ये हमारा बी डी हो जाएगा, यानी क्यू अपान बी डी साइन थीटा बराबर, नहीं बी डी अपान क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, तो बी डी बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्यू साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे समझते हैं इसको। चलिए इस फार्मूला को हम डेरिवेट भी कर दे रहे हैं कि इस त्रिभुज ए बी डी में हमारा क्या था, ये कैसे वैल्यू आया है इसको हम आपको बता दें कि पहले तो कॉस थीटा बराबर कर दीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यानी ए डी अपान क्यू। तो यहाँ पे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, जो कि आप यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद पुनः इसी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर बी डी अपान क्यू। तो यहाँ पर हमारा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। तो चलिए ये तो हमारा निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं आगे। अब चलिए आगे हम लोग त्रिभुज किसमें चलेंगे, पूरा ये बल देख लीजिए। ओ डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर हो जाएगा P प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके बाद आपका बी डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ओ बी डी में। देखिए अब हम लोग त्रिभुज चल रहा है ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में आर का मान हमें निकालना है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, आर का मान निकालना है। चलिए इसको समझते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो इसमें कर्ण का हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। चलिए कर्ण ये देखिए क्या है, यानी आर का स्क्वायर। यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं आर का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, लंब जो है ओ डी है। तो ओ डी आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, ओ डी क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, यानी बी डी है, यानी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करिए। इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर। अब देखिए इसको और इसको हम लोग साथ ले लेते हैं, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2p/q cos थीटा। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू एक आ गई, तो हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा, ये हमारा आर स्क्वायर का मान आ गया। तो देखिए यही जो है फार्मूला आपका डेरिवेट हो गया। अब आगे भी इसको अलग तरीके से देखते हैं। आर बराबर तब क्या हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा। तो यही क्या है मेन फार्मूला जो है रिजल्टेंट ज्ञात करने का, कि बल जब किसी भी समांतर भुजा की दिशाओं में लग रहे हैं या किसी कोण पे लग रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट निकालने का ये सबसे बढ़िया फार्मूला है। चलिए अब यदि हमें कोण ज्ञात करना होगा तब कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए इस फिगर में समझिए कि त्रिभुज OBD में ही tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें लंब बटा के आधार चाहिए, तो ये हमें लंब और आधार ज्ञात है, तो tan अल्फा का फार्मूला लगा देंगे तो उसी से आ जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा q साइन थीटा अपान p प्लस क्यू कास थीटा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, यही हमारा जो है कोण निकालने का फार्मूला है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व। tan अल्फा बराबर q साइन थीटा अपान p प्लस क्यू cos थीटा, ये जो हमारा है एक कोण निकालने का फार्मूला है। चलिए ये तो हमारा हो गया बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम का फार्मूला। चलिए हम आगे इस पे हम लोग बढ़ते हैं, बलों के त्रिभुज का नियम का फार्मूला देखते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल फोर्स, बलों के त्रिभुज का नियम। इससे जो भी रिलेटेड सवाल होंगे उसको भी हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। चलिए बलों के त्रिभुज का नियम का क्या है, जब किसी बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य करते हैं तो इनका परिमाण और दिशा को त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा क्रम से प्रदर्शित किया जाता है। तो तीनों बल संतुलनावस्था में होते हैं। देखिए जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है संतुलनावस्था,
बल क्या है, वो त्रिभुज के यदि नियम को फॉलो करेंगे तो उसमें कंडीशन है कि वो इक्विलिब्रियम में होंगे, संतुलनावस्था में होंगे। यदि बल संतुलनावस्था में नहीं है तो वो क्या है, बलों के त्रिभुज के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। इतना चीज़ें जानते रहिए। अब चलिए त्रिभुज के नियम का विलोम क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो जो पहला चीज था, दूसरा चीज क्या है, त्रिभुज के नियम का विलोम। त्रिभुज के नियम का विलोम, कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। देखिए त्रिभुज के नियम का विलोम क्या कहता है, बस जस्ट इसका उल्टा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो बलों के त्रिभुज का नियम का परिभाषा है वही त्रिभुज के नियम का जस्ट विलोम का परिभाषा है कि यदि किसी बिंदु पर तीन बल संतुलनावस्था में कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिमाण व दिशा को एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। चलिए इसको चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए कोई बिंदु है, यहाँ पे हमारा ये आर बल लग रहा है, ये क्यू लग रहा है और ये हमारा पी फोर्स लग रहा है। तो देखिए एक त्रिभुज का पहला नियम फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है कि यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, इनका परिमाण और दिशा तीनों त्रिभुज की भुजाओं द्वारा क्रम से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, संतुलनावस्था में होंगे। चलिए फिर इसके बाद यदि इसको देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज की भुजाओं यानी ओपी जो हमारा देखिए कैसे है, ये चीज़ है। और एक बल आपका ये लग रहा है, एक बल आपका ये लग रहा है। यानी कि देखिए आर वाला जो फोर्स है आपका इसी के पैरेलल हो गया, और पी वाला जो फोर्स है आपका इसके ऐसे लग रहा है, पी हमारा बल लग रहा है। पी कैसे लग रहा है, देखिए पी लग रहा है, इसको हम त्रिभुज को ए बी सी द्वारा नाम दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के द्वारा प्रवर्तित हो रहे हैं, तो ये संतुलनावस्था में होंगे। इसका जो फार्मूला जो होगा हमारा, देखिए वो क्या होगा, P अपान ए बी बराबर Q अपान बी सी बराबर R अपान बी सी। ये क्या होंगे, इनका जो अनुपात होगा ये बराबर होगा, और ये तीनों
संतुलनावस्था में होंगे, एक कंडीशन से है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है वो लामी प्रमेय होता है, जो कि आगे हम इसके पढ़ेंगे। लामीज प्रमेय, जो भी क्वेश्चन सब आते हैं जो त्रिभुज के भुजाओं पर डिपेंड करते हैं, तो इनको हम लोग लामी प्रमेय के द्वारा सॉल्व करते हैं मुख्य रूप से। चलिए समझते हैं कि लामी प्रमेय क्या है। चलिए लामी प्रमेय क्या है इसको देखते हैं। यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य करते हुए आपस में संतुलनावस्था में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती होता है। चलिए इसको चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कोई हमारा एक बल आपका P लग रहा है, एक बल आपका Q लग रहा है और एक बल R लग रहा है। यदि इनके बीच का कोण जो है, ये हमारा देखिए कोण जो है आपका अल्फा हो गया, एक कोण जो है बीटा हो गया और एक कोण जो है गामा हो गया, तो बीच में O बिंदु है। तो क्या हमारा फार्मूला लामी प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर तीन बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वो संतुलनावस्था में है, तो शेष दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। यानी कि जो ये बल है, जैसे देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं, P ले लें बल, तो ये जो हमारा OP जो यहाँ पे इस भुजा पे जो बल लग रहा है, ये क्या है, इसके सामने का जो कोण है, यानी जो शेष दो भुजाएं हैं उनके बीच के कोण के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इसको फार्मूला के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी P अपान साइन गामा हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, R क्या हो जाएगा, साइन बीटा। यही जो हमारा है फार्मूला निकल के आएगा। ठीक ना, यानी कि जो बल लग रहा है, बाकी जो दोनों के बीच का कोण है उसी को हमें लेना है। यानी P यानी इन दो भुजाएं हैं, यानी Q और R है, इनके बीच का कोण गामा है, तो साइन गामा ले लिया। जब Q ले लिया तो इनके और इनके P और R के बीच का जो कोण है अल्फा, उसको ले लिया। R ले लिया जो बल, तो इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है बीटा है, वो ले लिया। यदि एक तरह से कहें कि जो बल आपका लग रहा है जो फोर्स, उसके सामने का जो एंगल है उसी को लेना है। तो यदि आप ये ले लेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा और किसी भी सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चलिए हमारा लामी प्रमेय हो गया। इसके बाद क्या है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक 60 kg का बल क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता हुआ कार्य कर रहा है, तो उसके क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को पूछ रहा है, कौन कौन से होंगे। चलिए इसका हम लोग फिगर पहले समझते हैं। देखिए ये क्या है कि एक जो हमारा एक फोर्स है लग रहा है, ये आपका कितना लग रहा है, 60 kg का।
इस बिंदु से, और कितने एंगल पर लग रहा है, मान लीजिए एक है चीज़ हमारा वो बिंदु है और ये 60 अंश के एंगल पर लग रहा है, 60 अंश के 60 kg का फोर्स ये लग रहा है। तो इसके पूछ रहा है कि इसके क्षैतिज घटक कौन कौन से होंगे और ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से होंगे, यानी कि इसका ये घटक हमें चाहिए, ये वाला वो ए और ये चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, यानी इसका नाम बी दे देते हैं, ए बी। तो चलिए इसको निकालने का फार्मूला आपको हम बताए हैं कि ये क्या होता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर लगा था फार्मूले में, तो आर कॉस थीटा होता था, ए बी क्या होता था, आर साइन थीटा होता था, यानी इसको हम लोग आर मानते थे, जैसा कि वो समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़े हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यदि सपोज दैट इसको यफ मानते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, यफ कॉस थीटा हो जाएगा, उसमें लगाए थे, इसके बाद ये यफ साइन थीटा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपका मालूम है यफ का भी मान मालूम, बल का मान कितना है 60 kg मालूम है ना, और थीटा का भी हमें मालूम है, थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, यानी कि जो हमारा क्षैतिज घटक होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ का मान क्या है 60 गुणते कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 60 गुणते 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 के लिए फोर्स हमारा लगेगा। ये जो ऊर्ध्वाधर में इसको हम लोग लगाएंगे तो, और वर्टिकल में कितना लगेगा ऊर्ध्वाधर घटक में, वर्टिकल फोर्स में क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ का मान जो है 60 गुणते साइन 60, साइन 60 का मान आपका क्या होता है √3/2, तो 30 हो जाएगा, यानी 30√3 आपका kg। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 का मान कितना होता है 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 51.96 kg आपका ये आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, इसको पूर्व में निकालने में हम बता चुके हैं कि यहाँ पर यदि हम थीटा कोण लेते थे तो क्या होता था, हम लोग ये कोण हमें दिया रहता है, आधार का मान ज्ञात करना होता है, तो कौन सा लगाते हैं कॉस का फार्मूला लगाते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कोण होता है, तो उसी से निकालते हैं। और ये लंब का है, तो लंब यदि हमें थीटा दिया है, कोण दिया है, लंब दिया है, तो ये किस में आता है साइन में आता है, तो यहाँ पे हम साइन के फार्मूला से ज्ञात करते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, दिया है कि 30 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के दो बल एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणामी बल व दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए इसमें क्या क्या हमें दिया है, इसमें P का मान दिया है, यानी पहला जो फोर्स लग रहा है P वो कितना है 30 kg, और Q का मान दिया कितना दिया है 50 kg। कह रहा है एक दूसरे से 60 अंश का कोण ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि थीटा का मान हमारा कितना दे दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए इसका यदि हम फिगर देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए एक तो हमारा ए है, एक बल ए लग रहा है, एक बल ए लग रहा है, यानी कि P बल ए लग रहा है और Q बल ए लग रहा है। P का मान कितना है 30 kg और Q बराबर जो है 50 kg। एक तरह से देखिए समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, तो पूछ रहा है कि इनका परिणामी बल व दिशा ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा R का मान है इसको ज्ञात करना है, ये R, और ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है, और ये हमें ये दिशा ज्ञात करनी की, यानी अल्फा ज्ञात करना। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं कि R बराबर अंडर रूट
टी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फार्मूला हमें ज्ञात है, बहुत सिंपल है, इसी पे रख के निकाल लीजिए। टी का मान कितना है 30 का स्क्वायर, क्यू का मान कितना है 50 का स्क्वायर, तो 30 गुणते 50 cos थीटा का मान cos 60, ये ज्ञात कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 900, 2500, ये कितना आपका आ जाएगा cos 60 का मान 1/2, तो ये 25 हो जाएगा। 25 के 75 गुना के 150, ये हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 1500। इसको जब सबको ऐड करेंगे तो 4900 हो जाएगा, यानी 49 और 49 100 का 10, यानी हमारा 70 ही आ गया, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 70 kg हो जाएगा। अब चलिए परिणामी बल की दिशा ज्ञात करते हैं। उसका फार्मूला क्या है, tan अल्फा बराबर हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कि क्या होता है q sin थीटा अपान p प्लस q cos थीटा। इस फार्मूले से इसकी दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर रख दीजिए, हमारा q कितना है 50, साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा, बराबर p कितना है 30 प्लस q कितना है 50 cos 60। इसी को सॉल्व कर देने पर हमारा कितना आ जाएगा 50 गुणते साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 30 प्लस 50 cos 60 का मान कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25, ये भी 25 आएगा, यानी 25 √3, 30 प्लस 25, यानी कि कितना आ गया 55। इसको और छोटा कर लीजिए, 5 से कटेगा 11, 25, तो 5√3 अपान 11। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मान रख के 5 गुणते 1.732 अपान 11, जब इसको सॉल्व करने की वैल्यू क्या आएगी 0.7872, ये हमारा तो वैल्यू आ गया। तो ये tan अल्फा बराबर आ गया 0.7872। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 7872। इसका हम लोग का मान कैलकुलेटर से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जब कैलकुलेटर से ज्ञात करेंगे तो 38 डिग्री 13 मिनट आएगा। इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, इसका मान निकालने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। आपके मोबाइल में दिया होगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, या कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने पर ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलों की परिभाषा में अभी कुछ थोड़ा सा बचा है, उसको बता देते हैं। इस बल में है हमारा एक होता है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने और सीखते हैं। चलिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो एक बल उस पर ऐसा कार्य करता है जो उसे केंद्र से दूर फेंकने का प्रयत्न करता है। इस बल को
अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका जो फार्मूला है F बराबर यम ओमेगा स्क्वायर आर, या इसको हम लोग यम भी स्क्वायर आर भी लिखते हैं। चलिए समझिए अपकेंद्रीय बल क्या है। कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं कि एक रस्सी से एक पत्थर का टुकड़ा बांध के उसके चारों ओर उसको घुमाते हैं, हाथ से पकड़ के जब घुमाते हैं तो क्या होता है कि उस पर एक बल अंदर की तरफ कार्य करता है और एक बल बाहर की तरफ कार्य करता है। तो जो वृत्ताकार पथ पर गति का जो कार्य करता है उसी को हम लोग दूर फेंकने का, सपोज दैट देखिए क्या है, ये बिंदु है और यहाँ से एक रस्सी का हम लोग बांधे हैं टुकड़ा, तो इसको जब ये चारों ओर हम लोग वृत्ताकार गति में घुमा रहे हैं, देखिए इस पे एक बल इधर के कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो रस्सी को पत्थर को छोड़ेंगे तो क्या करेगा, वृत्त के स्पर्श रेखा में वो भग जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा में वो गति करते हुए दूर जाके गिर जाएगा। तो यही हमारा जो है इसको क्या करता है, इधर दूर फेंकने का प्रयास करता है। तो इसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी वी आर ओमेगा से, ओमेगा जो हमारा है कोणीय गति होता है, ओमेगा को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, आर जो है एक त्रिज्या है और यम जो है यहाँ इसका द्रव्यमान हो जाएगा जो भी पदार्थ है, ओमेगा जो है कोणीय गति होती है। ठीक ना, इस प्रकार से आप लोग समझिएगा कि इसको क्या करेगा कि एक बल जो है इस प्रकार कार्य करता है कि वो वस्तु को छोड़ने पर उसके दूर केंद्र से वो दूर फेंकने का प्रयास करता है। तो इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और दूसरा चलिए समझते हैं अभिकेंद्रीय बल। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए यहाँ पर जो एक बल तो ये बाहर की तरफ काम कर रहा है और एक बल इसको अंदर की तरफ खींचे रहता है, तो उसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वस्तु पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसे वृत्त केंद्र की तरफ खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पर देखिए यही चीज़ है। इसी के कारण आपको बता दें कि सूर्य एवं पृथ्वी की गति को संभव है। यानी कि सूर्य देखिए, सूर्य हमारा यहाँ चलता रहता है और पृथ्वी इसके चारों ओर वृत्ताकार रहते हैं। यानी कि एक बल जो है सूर्य की तरफ लगता है, यानी कि पृथ्वी का सूर्य की तरफ अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी ये इसके चारों ओर घूमती है। यदि सपोज दैट ये बल नहीं लगेगा तो पृथ्वी पता नहीं किसी और दिशा में वो स्पर्श रेखा में चली जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। तो इसी के सेंट्रीपिटल फोर्स के ही कारण संभव है। जैसे हम लोग किसी गाड़ी पे मोड़ पे घूमते हैं तो गाड़ी एक ऐसी स्पीड रहती है, एक निश्चित स्पीड से घूमते हैं तो झुकाव होता है। यदि बहुत तेज रहेगी तो क्या होगा, व्यक्ति गिर जाएगा।
ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ही, चाहे आप लोग देखे होंगे जो मौत के कुएं में गाड़ियों को घुमाते हैं तो उनका बैलेंस क्यों बना रहता है, एक बल जो है इसके केंद्र की तरफ लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है। ये गति के कारण ही संभव हो पाएगा, यदि इसमें गति नहीं होगी तो अब केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल नहीं लग पाएंगे, बिना गति के संभव नहीं, इसमें गति का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे। यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी तो हमें कॉल करके वो किसी भी समस्या को आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और इसको समझिए। आपका दिन शुभ रहे।